हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th स्टैंडर्ड। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड तक का स्कूल लाइफ अभी ख़त्म कर दिया है। अभी आप लोग 11th और उसमें भी आप लोगों ने ये तय कर दिया है कि साइंस स्ट्रीम में आप 11th करने वाले हैं। आई एम श्रीकांत देवकर, बी मैकेनिकल हुआ है मेरा और मैं आपको मैथमेटिक्स सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग अब आज क्या करेंगे कि कंप्लीटली मैथमेटिक्स, एक्चुअली हम 11th-12th में मैथमेटिक्स क्यों ले रहे हैं, पहले वो वजह हम लोग देख लेंगे कि हाउ और व्हाई वी हैव टू टेक मैथमेटिक्स। मैथ्स का सिग्निफिकेंस ये 2 साल में क्या है या आगे भी उसका कंटिन्यूएशन कैसा होने वाला है वो हम लोग देख लेंगे ये इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में। सबसे पहले उसमें ज़्यादातर जो सिग्निफिकेंट चीज़ है वो क्या है कि आफ्टर 12th व्हाट आर एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर इंजीनियरिंग स्ट्रीम। क्योंकि अगर आप मैथ्स ले रहे हैं तो हो सकता है कि आप लोग नीट करके आप लोग मेडिकल में जाएंगे या मैथ्स लेके आप लोग इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स देके इंजीनियरिंग में आएंगे। ये 2 चीज़ें मैं कंसिडर करके आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ मैथ्स के बारे में। अभी जो 11th और 12th साइंस में मैथ्स 1 और मैथ्स 2 ऐसे 2 पार्ट्स रहेंगे। जैसे आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड तक अलजेब्रा और ज्योमेट्री था, वैसे यहाँ पे मैथ्स 1 और मैथ्स 2 ऐसे 2 पार्ट्स हैं। ये 2 पार्ट्स सिर्फ सीखने के लिए है, उसके बाद एग्जाम जो होंगे वो कंबाइनली कंप्लीट मैथमेटिक्स सिलेबस पे होंगे। ओके, अभी ये मैथ्स 1 और मैथ्स 2 इसको अगर क्लासीफाई करना है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक पार्ट ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री मिलके है। जो आप लोग अलजेब्रा ज्योमेट्री पहले सीखते आए वो अलजेब्रा ज्योमेट्री यहाँ पे भी है, और नया पार्ट जो है वो नया पार्ट है कैलकुलस पार्ट जो मैथ्स 2 में आता है। ये कैलकुलस पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा भी, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स जो इंजीनियरिंग में अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको आएगा वो अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपको ये कैलकुलस पार्ट लगने वाला है। मेरा भी इंजीनियरिंग हुआ है, मैं बी मैकेनिकल किया हूँ और ये 2000 में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ और तब से मैं 11th-12th के मैथमेटिक्स के बच्चों को सिखा रहा हूँ। तो 20 साल तो हो गए हैं। 20 ईयर्स में जो भी मैथमेटिक्स में चेंजेस आए उसका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे कि इसमें सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ, अभी आपका जो सिलेबस है वो भी क्या है। ओके, उसका डिटेल भी हम लोग देख लेंगे। अभी इसमें जो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 पार्ट है मैथमेटिक्स का 11th का, तो उसमें सिलेबस जो है वो सिलेबस में टॉपिक वाइज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उसका 10th स्टैंडर्ड तक जो आपने सीखा उसका कहाँ पे कनेक्शन है, कौन से टॉपिक्स कैसे रिलेटेड है, उसके बारे में हम लोग बात कर सकेंगे। जैसे मैथ्स 1 में अभी एंगल एंड इट्स मेजरमेंट ये टॉपिक है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। अब ये जो टॉपिक्स हैं हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं वो है स्टेट बोर्ड का सिलेबस। एक्चुअली सीबीएसई का सिलेबस और स्टेट बोर्ड का सिलेबस इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। 99% सिलेबस दोनों तरफ सेम है। बस कुछ जो जैसे एनसीईआरटी में मैथ्स 1 में जो पार्ट है वो पार्ट 11th में हो चुका है। जैसे यहाँ पे क्या किया है 11th 12th मैथ्स 1 मैथ्स 2 ऐसे पार्ट है। सीबीएसई में 11th जो है दैट इज मैथ्स 1 एंड 12th दैट इज मैथ्स 2 ऐसा हुआ है, बाकी कोई फर्क नहीं। टोटल 11th और 12th का सिलेबस, ये टोटल सिलेबस में हार्डली 1% का फर्क आएगा सीबीएसई में और स्टेट बोर्ड में। इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो अभी स्टेट बोर्ड लेते हैं, लेकिन आप कोई भी बोर्ड ले सकते हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, कोई भी सिलेबस हो, कोई भी बोर्ड हो, सिलेबस 11th-12th का मैथमेटिक्स में मैक्सिमम सेम है। इसलिए आप कोई भी बोर्ड में जा सकते हैं। तो उसमें मैं अभी ये यहाँ पे जो इंडेक्स लिख रहा हूँ वो इंडेक्स में स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक लेके टेक्स्ट बुक कंसिडर करके लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके। यहाँ पे सेकेंड टॉपिक आएगा एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, दिस इज फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद आपका और मेरा सबका फेवरेट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री पार्ट जो आपको 9th स्टैंडर्ड से आ रहा है, शायद आपका ये फेवरेट टॉपिक होगा, होना चाहिए। नहीं भी है तो हम लोग इसको अभी फेवरेट बनाएंगे। ये जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है
ये टॉपिक हमको इसके साथ बहुत ज़्यादा फैमिलियर होना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक पे कंप्लीट मैथ्स टू जो कैलकुलस पार्ट मैं बोल रहा हूँ, वो मैथ्स टू कंप्लीट कैलकुलस पार्ट ये इस पे डिपेंड है। इसलिए हम लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्री पक्का करना पड़ेगा। और वैसे भी टीचिंग मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जब भी 24 से अपने जब टॉपिक स्टार्ट हो गए तो टॉपिक्स सिखाते टाइम उसको लगने वाले बेसिक्स भी मैं आपको सिखाते रहूँगा। आप लोग बिल्कुल उस पर ज़्यादा टेंशन लेने की उसकी ज़रूरत नहीं है। जो भी 10th स्टैंडर्ड तक आप लोगों ने सीखा हुआ है वो भी रिवाइज होगा और अगला भी सिखाया जाएगा। जैसे लॉज ऑफ इंडाइसिस, ये लॉज ऑफ इंडाइसिस जो हम लोग 8th स्टैंडर्ड से यूज करते आ रहे हैं, ये लॉज ऑफ इंडाइसिस इधर बार बार लगते रहेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये इधर बार बार लगते रहेगा। ओके, तो जो आप लोगों ने पहले सीखा हुआ है उनमें से ये टॉपिक्स आपके तो रिवाइज हुए ही है, उन पे जरा आप लोग गौर कीजिए। कौन सा टॉपिक? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ इंडाइसिस। जैसे जैसे यहाँ पे टॉपिक्स आएंगे वैसे वैसे पिछला कौन सा टॉपिक इसके साथ रिलेटेड है वो मैं आपको बोलते रहूंगा। तो ये 9th स्टैंडर्ड से जो ट्रिग्नोमेट्री आप लोग सीखते आए, आप लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री सुना है दैट इज ओनली टू राइट एंगल ट्रायंगल, ओनली फॉर 30 60 90 ट्रायंगल एंड 45 45 90 ट्रायंगल। ये सिलेबस आप लोगों को था। अभी ये ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग we will consider all angles which belong to which are up to 360 degree and beyond 360 degree. Here angles will be considered as standard angles. ये standard angles पकड़े जाएंगे। What is meant by standard angle? Standard angle किसको कहते हैं वो हम लोग डिटेल में सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं। लेकिन बस ये चीज मुझको आपको बोलनी थी कि ट्रिग्नोमेट्री ये जो पार्ट है, ये ट्रिग्नोमेट्री ये पार्ट हमको मैक्सिमम कवर करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप लोग तब तक रिवाइज करना चाहते हैं तो 10th स्टैंडर्ड का आप लोग तब तक ट्रिग्नोमेट्री करके रख सकते हो। फिर से रिवाइज करके रखिए। उसमें जो आइडेंटिटीज है, प्रूव दैट के क्वेश्चंस जो आप लोगों ने किए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी अब आप लोग एज ए आइडेंटिटी हमको वो क्वेश्चंस आगे यूज करने पड़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये जो मैथमेटिक्स का इंडेक्स चल रहा है, ये मैथमेटिक्स का इंडेक्स देते टाइम मुझको ये याद आया कि आपको एक्चुअली अगर मैंने पहले ये बोल दिया कि ये मैथ्स जो 11th 12th स्टैंडर्ड में हम लोग कर रहे हैं, ये इस पे कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स डिपेंड है। ओके, क्योंकि ज़्यादातर तो आपको शायद पता रहता ही है, इसीलिए तो आप लोग साइंस स्ट्रीम में आने के पहले ही आप लोग ये देख लेते हैं कि 12th स्टैंडर्ड के बाद कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। तो भी एक बार मैं जस्ट आपको उसकी आउटलाइन दे देता हूँ कि 11th 12th साइंस में जब हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कोई भी एक सब्जेक्ट, वो एक सब्जेक्ट बायो हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, वो कंप्यूटर साइंस हो सकता है। ओके, कोई ना कोई एक 4th सब्जेक्ट आप लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा। जो बच्चे इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाएंगे उनके लिए मैथमेटिक्स ये कंपलसरी सब्जेक्ट होगा। जो स्टूडेंट्स नीट एग्जाम देने वाले हैं, मेडिकल में जाने वाले हैं, उनके लिए बायो सब्जेक्ट ये कंपलसरी होता है। ओके, तो जनरल ग्रुप जिसको कहते हैं वो है PCMB और मैथमेटिक्स ग्रुप जिसको कहते हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस। उसके बाद जैसे अपनी बात हुई कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आते हैं। अब जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं, जो नीट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेते हैं और हो सकता है कि वो मैथ्स को छोड़ के कोई और सब्जेक्ट को चॉइस कर देते हैं। ओके, तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे जो 4th सब्जेक्ट आप लोग लेने वाले हैं, अगर उसका भी कहीं ना कहीं आपको यूज अगर होता है तो क्या प्रॉब्लम क्या है। अब रहा सवाल आपका कि मैथमेटिक्स को हमको मैथ्स का डर है, मैथ्स हम लोग डरते हैं मैथ्स को, तो वो मैथ्स का डर निकालने की भी हम लोग कोशिश करने वाले हैं। ओके, कि प्रॉब्लम आपका हो सकता है कि नहीं सर हमको पासिंग का ही प्रॉब्लम है, हम मैथ्स को इतना डरते हैं कि हम पास होते कि नहीं ये भी हमको टेंशन है।
अगर आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स में पास होना बहुत मुश्किल है तो बिल्कुल ये डर निकाल लो, ये डर निकाल दो, क्योंकि अभी 11th और 12th में आपको जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है वो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है 100 मार्क्स। फिजिक्स 100 मार्क्स, केमिस्ट्री 100 मार्क्स, मैथमेटिक्स 100, बायो 100, ये बोर्ड एग्जाम का वेटेज मैं पहले बोल रहा हूं आपको। अब इसमें ये जो 100 मार्क्स है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है 70 एंड 30। 70 मार्क्स थ्योरी पेपर एंड 30 मार्क्स प्रैक्टिकल, मतलब इंटरनल मार्क्स जो आप लोगों ने स्कूल में लिए हुए हैं। इंटरनल मार्क्स, इंटरनल मार्क्स कैसे मिलते हैं? बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं। उसके लिए हम लोग बहुत सारा वर्क साल भर में करते हैं, ये आपको सब पता है कि ये मार्क्स तो अपने ही होते हैं, क्योंकि हम लोग वर्क करते हैं ना, उस पर एफर्ट्स करते हैं बहुत सारे। तो ये 30 मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे। मतलब देखो, डरने की बात क्यों नहीं है बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हमको जो वर्क करना है 2 साल वो एक्चुअली स्कोरिंग के लिए है, पासिंग के लिए नहीं है। पासिंग तो अपने आप होने वाला है, पासिंग बहुत आसान कर दिया है। ये देखिए, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 100 का डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आया कि 70-30 उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। 30 मार्क्स ये इंटरनल है। आउट ऑफ दी 70 इफ यू जस्ट गेट 5 मार्क्स यू विल बी पास्ड इन द सब्जेक्ट। ओके, 35-35 पे पासिंग है और इसमें एमसीक्यूज होते हैं बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये जो थ्योरी पेपर है उसमें जो एमसीक्यूज है ना, उसका बस आपको ए बी सी डी ऐसे ऑप्शंस लिखने हैं कि उसका आंसर ए है कि बी है कि सी है कि डी है, कैसा है क्यू है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यू वो एमसीक्यू है तो वो भी एक आसान चीज इसमें होती है। इसलिए पासिंग, ये डर बिल्कुल निकाल दो, इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जो मैथमेटिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ये मैंने कौन सा बोला आपको, पीसीबी वाला। और अभी मैथमेटिक्स में ये जो 100 मार्क्स आएंगे, ये 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है 80-20। 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर रहेगा और 20 मार्क्स इंटरनल रहेंगे। ओके, 20 मार्क्स इंटरनल मतलब प्रैक्टिकल। अब मैथमेटिक्स में कहाँ प्रैक्टिकल होता है, तो मैथ्स में भी प्रैक्टिकल्स होते हैं। मैथ्स में प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें करने जैसी है, तो वो एक्चुअली आपके प्रैक्टिकल के कंटेंट्स में दिए रहेंगे। ठीक है, और वैसे भी अपना जो 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, ये 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में हर टॉपिक के एप्लीकेशन पे एक टॉपिक है। मतलब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैट्रिसेस, आप लोगों ने डिटरमिनेंट सुना हुआ है, 10th स्टैंडर्ड तक आप लोगों ने शायद डिटरमिनेंट सुना है। तो डिटरमिनेंट जो आप लोगों ने सुना है तो उसका ही भाई है मैट्रिसेस और उसके एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। डेरिवेटिव्स एक टॉपिक है, जो डेरिवेटिव्स टॉपिक आपको फिजिक्स में बहुत बार लगने वाला है। हर टॉपिक के डेरिवेशन करने के लिए डेरिवेटिव नाम का टॉपिक लगता है, और डेरिवेटिव्स पे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एक्सेट्रा। मुझको ये कहना है कि एप्लीकेशन बेस्ड बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और फिर ये जो 80-20 की बात हुई अपनी, कि टोटल जो 100 मार्क आपको वेटेज रहेगा मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्जाम में, उसमें 80 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर है और ये 20 मार्क्स ये प्रैक्टिकल के मतलब इंटरनल है, जो कॉलेज देने वाला है हमको। ये इंटरनल मार्क्स हमको फिर से वही बात स्कूल की याद आएगी कि ये 20 मार्क्स अपनी है और ये 20 मार्क्स हो जाएंगे। अब रहा सवाल कौन सा, 80 मार्क्स थ्योरी पेपर का। इस 80 मार्क्स में 20 मार्क्स मतलब 16 + 4, 16 मार्क्स के एमसीक्यूज रहने वाले हैं। 8 एमसीक्यूज, 2 मार्क्स ईच, ऐसे वो 16 है। मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा आसान है पास होना, ठीक है, क्योंकि 8 एमसीक्यूज है, 8 एमसीक्यूज है बच्चों। 8 एमसीक्यूज थ्योरी पेपर के 3 घंटे होते हैं। 3 घंटे आप बैठे भी, समझ लो वर्स्ट केस बोल रहा हूं, पहले मैं वर्स्ट केस से शुरुआत कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि हम लोग कुछ भी नहीं किए और गए एग्जाम में, पास तो होने का है। पहले यहां से शुरुआत करेंगे, फिर स्कोरिंग कैसा करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे बात चल रही है कि आप लोगों को जो डर है पास होते कि नहीं, वो डर यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि ये जो 8 एमसीक्यूज है और 3 घंटे है, कुछ भी नहीं आ रहा है हमको, 3 घंटे बैठे हैं हॉल में, ठीक है, तो
3 घंटे में इतना ही काम करना है हमको, बस 8 एमसीक्यूज के ABCD मार्क करने हैं। अब मैं मजाक में बच्चों को बोलता हूँ कि अपने आजू आगे पीछे आजू बाजू डायगोनली आगे डायगोनली पीछे 1 2 3 कितने बच्चे हो गए? 8। एमसीक्यूज कितने हैं? 8। हो गया काम। लेकिन ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा बेसिक लेवल पे होते हैं। टॉपिक का इंट्रोडक्शन भी आपको आता है तो ये आपको ये एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसलिए वहां से 20 मार्क्स हमको मिल सकते हैं। ये 20 और ये 20, इंटरनल 20 और ये 20 हो गए ना 40 मार्क्स। 40 मार्क्स बच्चों हो गए हैं। पासिंग तो 35 मार्क्स का है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पासिंग ये डर नहीं है, पासिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब स्कोरिंग के लिए हमको केयरफुली काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि ये बोर्ड एग्जाम का मैंने आपको बताया आउटलाइन कि एक बोर्ड एग्जाम में ऐसा वेटेज रहने वाला है और उसमें 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपको रहेगा। अब ये बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग IIT जाना चाह रहे हैं तो यू मस्ट गेट एटलीस्ट मिनिमम 75 मार्क्स। ये कट ऑफ है मिनिमम। ये बोर्ड एग्जाम में पासिंग तो हो गया अपना, अगर किसी का टारगेट सिर्फ पासिंग है तो उसका तो काम हो गया है। लेकिन हमको पता है कि आपका टारगेट सिर्फ पासिंग नहीं है, आप लोग स्कोरिंग वाले बच्चे हैं। तो आपको स्कोरिंग करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कम से कम आपको कहाँ तक मार्क्स लाने के हैं और कम से कम वहां तक मार्क्स लाने के बाद आप लोग कहाँ तक जा सकते हैं। जैसे IIT में जाने के लिए, IITs में जाने के लिए बोर्ड एग्जाम में ये कंडीशन है कि बोर्ड एग्जाम में 75 मार्क्स आपको होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं बच्चों कि जिनको 74 मार्क्स आ गए। IIT में जेई मेंस में जेई एडवांस में क्वालिफाई हो गए। मेंस आ गया, आपको शायद पता है कि मेंस के बाद एडवांस होता है। जेई मेंस जेई एडवांस ऐसे 2 पेपर्स है। जेई एडवांस थ्रू IIT में जाया करते हैं। तो वो जो जेई मेंस एडवांस क्वालिफाई हो गए, जेई एडवांस दे दिया वो भी क्वालिफाई हो गया, लेकिन बोर्ड एग्जाम में 75% नहीं आए, 74 आ गए। 1% की वजह से बच्चों का IIT निकल गया है। बच्चे IIT नहीं हो सके, IIT में जा नहीं सके एडवांस क्वालिफाई होके भी। क्योंकि होता क्या है, ये 2 साल में हमको बैलेंसिंग क्या करने की है कि MCQs का तो ट्रेनिंग करेंगे ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। MCQs का ट्रेनिंग होते रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम इसके पैरेलली हम लोग बोर्ड प्रिपरेशन भी करना चाहिए। क्योंकि ये बोर्ड प्रिपरेशन पे आपका बेसिक कंसेप्ट, वो टॉपिक कंसेप्चुअली अगर आपको कंप्लीट ठीक से करना है तो बोर्ड प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, और उसके बाद तो हम लोग MCQs में जाएंगे। तो ये जो IIT है इसके लिए बोर्ड एग्जाम में आपको 75% लगते हैं। उसके बाद NITs आते हैं। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे बीटेक एंड BE ऐसे 2 होते हैं इंजीनियरिंग साइड में। ओके, तो ये IITs बीटेक में है और जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो BE में है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिग्री दोनों सेम है, बस फर्क क्या है कि ये बेसिक इंजीनियरिंग है और ये बेसिक टेक्नोलॉजी है। ये सब कुछ टेक्नोलॉजी चल रहा है, ठीक है। अभी आपने शायद सुना होगा कि ये IIT के स्टूडेंट्स ने वेंटिलेटर बनाया और 2.5 लाख कीमत वाला वेंटिलेटर उन्होंने 69,000 में बना दिया। मतलब कॉस्ट कटिंग के लिए अगर किसी को काम करना है तो वो IITs या इंजीनियरिंग साइड के स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे स्कोर हमको पहले पता होना चाहिए। हम लोग पहले एकेडमिक बात करेंगे और बाद में फिर उसमें बहुत सारे स्कोप्स है। इंजीनियरिंग के बाद या इंजीनियरिंग करने के पहले क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमको आनी चाहिए, वो सब कुछ बातें होती रहेगी। 2 साल हम लोग साथ में हैं तो 2 साल में हम लोग इस पे बात करते रहेंगे कि एग्जैक्टली हमको इंजीनियरिंग साइड में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप वाला फील्ड कैसे ज़्यादा मॉडिफाई करने का है। और अभी ये ऑनलाइन जो चल रहा है या ये जो भी कंप्यूटराइज सिस्टम चल रही है, ये आपको भी पता है कि ये सब IT के
लोगों ने, प्रोफेशनल्स ने किया हुआ काम है, ये प्रोग्रामिंग, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी है स्टूडेंट बच्चों। इसलिए ये टेक्नोलॉजी की तरफ अगर आप लोग आने का सोच रहे हैं तो आपको रियली बहुत सारा स्कोप है। तो बात चल रही थी कि बोर्ड एग्जाम में 75% के ऊपर अगर आप आते हैं तो आप आईआईटी के लिए जा सकते हो। उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम है वो तो ठीक है, लेकिन पहले क्राइटेरिया क्या है कि यू मस्ट गेट एटलीस्ट 75% इन बोर्ड एग्जाम। उसके बाद जो एनआईटीज आते हैं, इंजीनियरिंग साइड में जो हाईएस्ट है वो है आईआईटी, उसके बाद है एनआईटीज, उसके बाद है एनआईआईटीज। ओके, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये सब नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये नेशनल इंस्टीट्यूट्स, और इनमें जाने के लिए जेई मेंस एग्जाम देनी पड़ती है। जेई मेंस थ्रू जेईई, जेई के दो पार्ट्स है, एक मेंस है और एक एडवांस है। तो ये जो जेई मेंस है, दिस इज फॉर ऑल नेशनल लेवल स्टूडेंट्स गोइंग टू गो फॉर इंजीनियरिंग साइड। जैसे मेडिकल के लिए नीट एग्जाम है, वैसे इंजीनियरिंग साइड के लिए जेई मेंस है। तो ये जेई मेंस थ्रू आप लोग एनआईटीज और एनआईआईटीज में जाने के लिए आपके लिए ये एंट्रेंस एग्जाम है। और अगर आप जेई मेंस में क्वालिफाई होते हैं, क्वालिफाई होना मतलब क्या, अब एक्चुअली ये पहले ये एग्जाम 360 मार्क्स की थी, और 360 मार्क्स में अगर आप लोग इफ यू गेट जस्ट 75 मार्क्स, ओनली 75, 075 आउट ऑफ 360, ओके, इतने भी मार्क्स अगर आपको आते हैं तो आप लोग जेई एडवांस में क्वालिफाई हो जाते हैं। क्वालिफाई होना बहुत आसान काम है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद एडवांस क्रैक करना ये डिफिकल्ट काम है। अब ये काय में से होगा, जेई मेंस में से होगा, लेकिन ये प्लस 75 है बच्चों, याद रखिए। ये प्लस आपको दिखने में बहुत कम लग रहा है नंबर कि 75 मार्क्स मिलाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये इसकी जो नंबर लाइन है, अगर मैथमेटिकली बात करेंगे तो ये नंबर लाइन स्टार्ट हुई है -90 से, क्योंकि अगर वहां पे 30 क्वेश्चंस है। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है जेई का, वो पैटर्न आपको डिटेल में बाद में बताया जाएगा कि 35 क्वेश्चंस थ्योरी टाइप, वन सेंटेंस, वन लाइन मार्क वाले, वन लाइन आंसर वाले क्वेश्चंस आ गए उसमें, और 25 एमसीक्यूज हो गए हैं। पहले जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज 30 थे तब की बात कर रहा हूं मैं, कि ये मैं सिर्फ एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं आपको कि -90 से उसकी नंबर लाइन स्टार्ट हुई है, और जब तुमको +75 पे जाना है, मतलब एक्चुअली आप लोगों को कितने मार्क्स कमाने के हैं, एक्चुअली इतने मार्क्स 165 मार्क्स कमाने के हैं, क्योंकि माइनस भी होने नहीं देना है और प्लस भी जाने का है, क्योंकि जेई मेंस में निगेटिव मार्किंग है। जब आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, करेक्ट आएगा, +4 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 सॉल्व करेंगे, गलत आएगा, गलत आएगा, गलत आएगा, गलत आएगा, तो -1, -1, -1, -1 हो जाएगा, और आपका टोटल हो जाएगा 0। तो ये है प्रॉब्लम, इधर निगेटिव मार्किंग है जेई में, इसलिए ये 75 मिलाना भी इतना आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, होगा, सब कुछ होने वाला है, बस प्लानिंग से करना पड़ेगा। प्लानिंग ये तो इंजीनियरिंग में सबसे पहले आता है। ठीक है, जब प्लानिंग करोगे, जब डिज़ाइन होगा कार का, तभी कार बनेगी ना। ओके, तो वैसे हमको भी डिज़ाइन कर रहे हैं हम लोग, हम प्लान कर रहे हैं कि हम लोग 2 साल में हमको कैसा जाने का है, हमको क्या करने का है। वो हर स्टूडेंट का टारगेट अलग रहेगा। मैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है वो सब बता दे रहा हूँ आपको, उसमें से आपको कौन सा चुनना है ये आपकी चॉइस है। ओके, तो ये आईआईटीज़ है, एनआईटीज़ है, एनआईआईटीज़ है, और उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एंड उसके बाद प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, रिमेनिंग ऑल। ठीक है, ये सब कुछ ये है इंजीनियरिंग में जाने के लिए। इसके लिए आपको समझ में आया, जेई मेंस और जेई एडवांस लगेगा, इन दोनों के लिए जेई मेंस लगेगा। और उसके बाद अगर आप लोग महाराष्ट्र स्टेट में, ये ऑटोनोमस कॉलेजेस भी होते हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ऑटोनोमस कॉलेजेस, ऑटोनोमस मतलब कि उन सब कुछ उनका ही होता है।
एग्जाम वही लेते हैं, सर्टिफिकेट वही देते हैं, सब कुछ वही। एटोनोमस मतलब वो इतने क्वालिफाइड कॉलेजेस है कि वो सब कुछ कर सके, जैसे कि एज गुड एज यूनिवर्सिटी। ओके, तो ये एटोनोमस कॉलेजेस और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस अगर आपको महाराष्ट्र स्टेट के ये लेने के हैं तो आपको MHT CET, ये शॉर्टकट में लिखा है, आपको देनी पड़ेगी MHT CET, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट की, महाराष्ट्र स्टेट टेक्नोलॉजी सी कॉमन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। ओके, तो ये CET सेल ये एग्जाम लेती है और ये CET सेल जो एग्जाम लेगी इस MHT CET थ्रू आप जा सकेंगे सब महाराष्ट्र में आने वाले एटोनोमस कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ओके, जैसे वालचंद सांगली है, COEP है, विजेटिया है मुंबई का। ओके, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है, वो लिस्ट आपको पता चली जाएगी। 2 साल में हम लोग उस पर काम करेंगे ही, तो ऐसे आप भी नेट पे सब कुछ ये सर्च कर सकते हो, ठीक है, उस पर आपको कट ऑफ्स दिखाई देंगे, सब कुछ होगा। ओके, तो ये जो इंजीनियरिंग है महाराष्ट्र स्टेट का, ये दोनों इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाना दिस इज एज गुड एज डूइंग NITs। एटोनॉमस कॉलेज में नंबर लगना मतलब जैसे कि NIT में नंबर लग गया है, ऐसी बात है। गवर्नमेंट कॉलेजेस भी, सब कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी महाराष्ट्र स्टेट में बहुत अच्छे वेल इक्विप्ड है, सब इक्विपमेंट्स है, सब कुछ है, ठीक है। इसलिए आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी लगते हैं तो भी काफ़ी है, ठीक है। अब इसमें जैसे हमने देखा कि 75%, 65% बोर्ड एग्जाम, फ्रॉम बोर्ड एग्जाम वी मस्ट गेट एटलीस्ट 75% फॉर IITs, 65% फॉर NITs एंड NIITs। सेम वे इस MHT CET के लिए वी मस्ट गेट 50% इन बोर्ड एग्जाम। ओके, लेकिन इधर ये एक छूट ऐसी है कि दिस 50% मस्ट बी ओनली इन PCM। बस आप लोग जो भी 5-6 सब्जेक्ट्स देने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, उनमें से सिर्फ 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में भी आपको 50% आ जाते हैं तो यू विल बी क्वालिफाइड फॉर MHT CET। ये क्वालिफाइड बोल रहा हूँ मैं, मतलब MHT CET तो देंगे सब लोग। जैसे आप लोगों ने MHT CET दिया, 200 मार्क्स का होता है, आप लोगों को मिल गए 197। एग्जाम्पल लेने में क्या प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, 197, 200, बस 3 मार्क कम है, बहुत पास आ गए आप लोग। लेकिन आपका जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री और मैथ्स है बोर्ड एग्जाम का, उसमें आपके मार्क्स है 35, 70। कोई भी, मतलब वो डिपेंड करता है कि अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो ये 70 इधर ले लो, मैथ्स 35। ये वर्स्ट केस, अपनी आज जो बात चल रही है ना, वो वर्स्ट केस पे चल रही है कि अगर क्या होगा वर्स्ट केस में, एट द वर्स्ट क्या हो सकेगा, तो फिर 35 तो आएंगे। और कैसे आएंगे वो भी अपनी बात हुई अभी कि 30 अगर इंटरनल मार्क्स है तो ये 35 लाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। ओके, तो ये 35 आ गए, 70 आ गए, कितने हो गए, अरे 140 ही हुए ना। आपको कितने चाहिए, अगर ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है मतलब ये 300 है टोटल। सो आउट ऑफ दिस 300 यू मस्ट गेट 150, 150 मिलने चाहिए। आपने 140 लाए हैं 10 मार्क की वजह से। आप लोग MHT CET तो क्रैक कर दिया ना, टॉपर है आप लोग, महाराष्ट्र स्टेट के फर्स्ट हो आप 197 पे। एग्जाम्पल दे रहे हम, ये एग्जाम्पल चल रही बात, ठीक है। तो ये 197 आपका स्कोर होके फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने इधर 140 ही लाए हैं, 150 नहीं लाए, ठीक है। ये 10 मार्क की वजह से यहाँ के मार्क्स आपके वेस्ट हो गए। इसलिए आपको दोनों तरफ ध्यान रखने का है। आपको बोर्ड एग्जाम की तरफ भी, बोर्ड को भी सीरियसली लेना पड़ेगा और MCQs की तो प्रैक्टिस होगी ही, क्योंकि जनरली क्या होता है कि बच्चे ये एंट्रेंस एग्जाम्स के तैयारी में बोर्ड एग्जाम की तरफ ध्यान नहीं देते और ये बोर्ड एग्जाम को सीरियसली नहीं लेते, ठीक है। हो जाएगा, पास हो जाएंगे, पास तो होने वाले हैं। प्रॉब्लम ये भी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, तो वो क्राइटेरिया फुलफिल करने का काम आप लोगों ने करना चाहिए। तो थ्रू विच ये ऐसा सब कुछ होगा और कम से कम 50%, उसके बाद 65, 75 जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई हो सकेंगे
अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। ओके, मतलब आपको ये समझ में आया कि जेई मेंस, जेई एडवांस और एमएचटी सीईटी ये 3 एग्जाम्स होने वाले हैं जो इंजीनियरिंग की तरफ जाने वाले बच्चे हैं। अब आप लोग तय करेंगे कि नहीं मुझको आईआईटी जाने का नहीं है, तो आप लोग इतना अगर आपका टारगेट आईआईटी नहीं है तो आप लोग जेई एडवांस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। जेई मेंस तक आपका टारगेट रख दिया, काफ़ी हो गया। जेई मेंस करो, एनआईटीज तक जाओ। अगर एमएचटी सीईटी करो, स्टेट बोर्ड के कॉलेजेस में चले, स्टेट के, महाराष्ट्र स्टेट के कॉलेजेस पे चले जाओ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा टारगेट्स पे। ये हुई बात एंट्रेंस एग्जाम्स की जो इंजीनियरिंग फील्ड में है। अब आर्किटेक्चर के बच्चों को यहाँ पे एक नाटा, नेशनल लेवल की नाटा एग्जाम है और जेई में पेपर 2 होता है। जो आर्किटेक्चर की तरफ जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये दोनों एंट्रेंस एग्जाम हो गए। सबका सिलेबस 11th-12th में सेम होता है। नेशनल डिफेंस, एनडीए, ओके। उसके बाद नाटा जो बात की है हमने, नाटा, एनआईडी एक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। ठीक है, ये एक आइसर है, आइसर ये साइंटिस्ट की इंस्टीट्यूट है। ये आइसर जो इंस्टीट्यूट है, इस आइसर इंस्टीट्यूट में जाने के लिए भी जेई देनी पड़ती है। मतलब क्या, इंजीनियरिंग साइड में तो जाएंगे ही, उसके साथ साथ अगर ये फार्मेसी है, ये फील्ड है कि जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी है, कि जहाँ पे आप लोगों को मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली दिस आइसर इज फॉर ऑल, मतलब जनरल स्टूडेंट्स, जनरल दैट इज हैविंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, चारों सब्जेक्ट रहने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे जा सकते हैं आइसर में। फार्मेसी के लिए भी बायो लगता है, मतलब अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स लेता है तो वो फार्मेसी के बारे में सोच नहीं सकता, या उसको बायोलॉजी देना पड़ता है 12th स्टैंडर्ड का। ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल की तरफ जाने वाले स्टूडेंट जो सोच रहे हैं, उनको जो नीट एग्जाम देनी है, ओके, इन केस अगर आप लोग इसके साथ साथ फार्मेसी के लिए जो सीईटी, एमएचटी सीईटी होती है, दैट इज फॉर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी, ये तीनों फील्ड्स में जाने के लिए एमएचटी सीईटी है। तो ये जो फार्मेसी है ना, ये मेडिकल लाइन की बात है फार्मेसी, लेकिन देनी पड़ती है एमएचटी सीईटी और होना पड़ता है मैथमेटिक्स भी। मतलब अगर आप लोग मेडिकल में जा रहे हैं, ओके, लेकिन आपका बाद में प्लान चेंज हो गया और आप फार्मेसी करना चाहते हैं, लेकिन आपने तो 11th-12th में मैथमेटिक्स छोड़ दिया है, तो आपको फार्मेसी में फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स देना पड़ता है और उसका सिलेबस होता है 11th-12th का सिलेबस। इसलिए मेरी सलाह है कि आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ओके, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सीएस, मैथ्स, अगर ऐसा करते हैं तो आपको ज़्यादातर फील्ड ओपन रहेंगे, क्योंकि 2 साल की बात है। 2 साल में अपने डिसीजन चेंज हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई मेडिकल सोचने वाला स्टूडेंट्स बाद में इंजीनियरिंग सोचेगा, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों भी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। आप लोग नीट एग्जाम दे सकते हो, आप लोग जेई दे सकते हो, आप लोग एमएचटी सीईटी दे सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो बच्चे नीट दे रहे हैं उनको जेई नहीं दे सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलग अलग टाइम टेबल होता है उल्टा उनके लिए, कि कोई भी बच्चा इन एंट्रेंस एग्जाम से मिस ना हो। इसलिए मेरी सलाह है कि आप लोग दोनों भी फील्ड में, इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों भी फील्ड में आने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स देने चाहिए। क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ है, ऐसा एग्जाम्पल है मेरे पास कि नीट एग्जाम में एंट्रेंस देने के बाद वो स्टूडेंट बीए एमएस में, मतलब जो भी उसका स्कोर होगा वो स्कोर में वो बीए एमएस पे लग रहा है, ओके, बैचलर ऑफ आयुर्वेद, ओके। तो ये आयुर्वेद पे वो बीएमएस पे लग रहा है ये बच्चा थ्रू नीट, और जेई थ्रू वो स्टूडेंट एनआईटी में लग रहा है कंप्यूटर साइंस में या आईटी में। अब आपको सबको पता है ये कितना ज़्यादा स्कोप वाला फील्ड है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक ही स्टूडेंट है जिसने दोनों भी एग्जाम्स दिए हैं, इधर का स्कोर ऐसा है, इधर का स्कोर जो है वो बीएमएस पे लगा रहा है, तो नेचुरली वो स्टूडेंट ने
कंप्यूटर एनआईटीज में जाना चाहिए एज कंपेयर टू स्कोप। बाद में लाइफ में आने वाला स्कोप जो है वो किधर ज़्यादा है वो उस पर डिपेंड रहेगा ना। इसलिए दोनों भी एंट्रेंस अगर देते हैं तो आपका ये काम हो सकता है। और रहा सवाल, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। मैथमेटिक्स का जो भी सिलेबस है कंप्लीट ठीक से हम लोग 2 साल में व्यवस्थित करेंगे। ओके, और वो सिलेबस कंप्लीट होते टाइम आपको अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो हम लोग, ठीक है अभी तो ये ऑनलाइन 1 महीना चलेगा, जितना भी चलेगा, उसके बाद भी चलता है तो हम लोग गूगल मीट का भी ऑप्शन ढूंढ लिए है कि गूगल मीट थ्रू हम लोग डाउट सेशन रखेंगे, उसमें इंटरेक्शन हो सकेगा। आपको जो कहना है वो आप कह पाएंगे, हमको बता पाएंगे, ठीक है। तो ये एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में आपको शायद अभी आइडिया आ गई है। अभी जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैथ्स लीजिए, मैथमेटिक्स को रखिए, मैथ्स की पढ़ाई कीजिए, ठीक है। पासिंग का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ क्योंकि पासिंग आपको भी अभी समझ में आ गया कि पासिंग कितना आसान चीज़ है। ओके, तो इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, जो फिजिक्स और नीट एग्जाम में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री में जो 2 पार्ट्स है C1 C2, ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। फिजिक्स तो न्यूमेरिकल से ही भरा हुआ है, ठीक है, और ये न्यूमेरिकल्स आने के लिए मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। ओके, इवन तो मैं तो बोलता हूँ आपको फिजिक्स के सर भी मैथ्स पढ़ाएंगे, आपको डेरिवेटिव्स पढ़ाएंगे, आपको इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत है ही उतनी उसमें, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको ये सब्जेक्ट है तो आपको ये न्यूमेरिकल्स आसान जाएंगे, क्योंकि आप नीट का तो डिटेल में आपको बायोलॉजी के सर बताएंगे ही, लेकिन जितना मुझको बताना है वो क्या है कि फिजिक्स जो 180 मार्क्स आपको फिजिक्स के उसमें जो पेपर है PCB, बायोलॉजी 360 मार्क्स का होता है, फिजिक्स 180 और फिजिक्स केमिस्ट्री 180, और ये टोटल 720 का टोटल पेपर है। उसमें ये जो 180 है ना बच्चों, ये 180 में अगर ये ऊपर के 80 मार्क्स, 100 तो ठीक है थ्योरी थ्रू हो जाएंगे, ये हर बार ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है, ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन 50-50 मतलब थ्योरी थ्रू थ्योरी 50% एंड थ्रू न्यूमेरिकल्स 50%। तो अगर थ्रू न्यूमेरिकल्स 50% मार्क्स इधर डिपेंड है तो आपको तो न्यूमेरिकल में मास्टर होना ही पड़ेगा ना, मतलब आपको ये प्रैक्टिस जारी रखनी पड़ेगी। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मैथ्स रखते हैं तो आपको नीट एग्जाम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री आसान जाने के लिए उसकी हेल्प हो सकती है। ओके, बाकी जो कंटेंट की बात चल रही थी अपनी कि 11-12 का जो सिलेबस है, वो सिलेबस जो मैं दे रहा था आपको, तो उसमें मैंने पहले आपको टॉपिक दे दिया था एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री 1, ट्रिग्नोमेट्री 2, ठीक है। ये दोनों भी टॉपिक्स, ये एक्चुअली तीनों भी टॉपिक्स ये ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड है। शायद आप लोगों ने एंगल मेजरमेंट भी 10th में 9th में सुन लिया है। तो ये टॉपिक्स है कि जो थोड़े थोड़े आपके पहचान के हैं। उसमें ये जो थर्ड टॉपिक है ना ट्रिग्नोमेट्री 2, ये टॉपिक अपने लिए नया है लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री 2 जिसको हम कंपाउंड एंगल्स एंड फैक्टराइजेशन फॉर्मूले बोलते हैं, बिकॉज you can find value at 30, 45, 60, but now we want to find value at 75 degree, 105 degree, okay, then 15 degree, 22.5 degree, इस पे भी अभी हमको वैल्यूज निकालने की इच्छा हो रही है। और ये वैल्यूज निकालने के लिए जो टॉपिक आपको काम आएगा वो टॉपिक है ये ट्रिग्नोमेट्री 2, which is compound angle. What is this 75? It is 45 plus 30. Addition of two known angles. What is this 15? It is 60 minus 45 or 45 minus 30. बहुत सारे मैथमेटिक्स में ये 60 minus 45 15. What is this 22.5? That is half of 45 degree. तो the angles which are addition 60 plus 45 105, angles which are in addition, सब्ट्रैक्शन और मल्टीपल सब मल्टीपल, जैसे दिस इज हाफ, और अगर कोई एंगल है 75 डिग्री निकाल लिया, उसके बाद आफ्टर इट वी कैन फाइंड 150 डिग्री, वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ 150 डिग्री विच इज
double of 75 degree. So double angle, half angle, triple angle, etc. that undergoes this trigonometry too. Okay, बहुत सारी चीजें हैं जो बतानी है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन लेक्चर में मेरे ख्याल से इतना काफी है। उसके बाद जो भी और इंडेक्स वाइज हम लोग जाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बताने जैसे ट्रिग्नोमेट्री 2 के बाद है स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सुना हुआ है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कनेक्टेड ये स्ट्रेट लाइन है। मेरे ख्याल से हम लोग क्या करते हैं, 24 के बाद जो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जो फिर से लेक्चर्स शुरू होते हैं ना, उसमें फिर से लगा तो मैं और एक लेक्चर इस पे रखता हूँ कि ये टॉपिक्स आपको बता देता हूँ क्या क्या है, वो टॉपिक्स क्या कहाँ पे रिलेशन है, आप लोगों ने जो 10th 9th में जो टॉपिक्स सुने हैं उनके साथ कहाँ पे कनेक्शन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोग उतना रिवाइज कर पाएंगे और फिर एक्चुअल टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको सीक्वेंस भी बताऊंगा कि किस सीक्वेंस में हम लोग टॉपिक सीखने वाले हैं। और गूगल मीट जो है, वो गूगल मीट थ्रू जो इंटरेक्टिव लेक्चर अपना होने वाला है, उसमें आपको जो भी पूछना है, जनरल भी आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये जो एंट्रेंसेस के बारे में बताया, तो उसके कनेक्ट रिलेटेड भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। जे पण तुम्हाला जे वाटत असेल की अजून आम्हाला हे विचारायचं होतं, या फील्डमध्ये अजून काय स्कोप आहे, हे सगळं आपण त्या गूगल मीट थ्रू पण करू शकू किंवा नंतरच्या लेक्चर्समध्ये पण घेऊ। ओके, थँक्यू।